धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 5 साल से आप एक डायलॉग सुनते आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार वैसा हुआ, पहली बार ये हुआ, पहली बार वो हुआ। इसी पहली बार को लेकर चुनाव में क्या पहली बार हो रहा है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अगर उन दोनों चरणों के मतदान को जोड़ दिया जाए तो करीब 188 लोकसभा सीटें बैठती हैं। यानी कि अगर हम कहें कि 543 सीटों में से 188 सीटों के मतदान को प्रतिशत में निकालें तो 1/3 सीटों पर मतदान हो चुका है, 2/3 सीटों पर मतदान अभी बाकी है, जो 5 चरणों में पूरा होगा। लेकिन इन 2 चरणों के दौरान क्या देखने को मिला है, आगे आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा, उस पर एक अलग से खबर करेंगे। लेकिन पहली बार क्या देखने को मिला है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं श्री राजेश, जो एडिटर हैं कल्ट क्रंट, जो इंटरनेशनल इनकी मैगजीन है, उसके संपादक हैं। पिछली बार हमने इनसे बात की थी लालू प्रसाद यादव को लेकर कि उनकी चुनाव में अनुपस्थिति कैसी रही। आज हम बात करने इनसे जा रहे हैं पहली बार चुनाव में क्या होने जा रहा है। सर, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के आगमन से, लोकसभा चुनाव से। 2014 में नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ, पहली बार मोदी सरकार, ये एक डायलॉग था सबसे पहला है, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद पहली बार जैसे उन्होंने गढ़ा, आपने देखा होगा लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक, ठीक है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम सेवक कहा तो अपने आप को प्रधान सेवक बता। तो पहली बार उन्होंने बहुत कुछ नया नया किया है। पहली बार उन्होंने नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। बहुत सारी चीज़ें पहली बार की, हर जहाँ पे जो उद्घाटन करते थे पहली बार करते थे। अब चुनाव में ऐसा क्या हो रहा है पहली बार, अगर मैं उसमें लूँ तो क्या पहली बार ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के प्रति ज़्यादा वफादार दिखाई दे रहा है, और जो हम मतदाता हैं इस देश के 130 करोड़ आदमी, 35 करोड़ आदमी हैं, उनके प्रति वफादार नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा है। इस सरकार का नैरेटिव ही 2004 से ये रहा कि ये जो भी काम करती थी उसको पहली बार हो रहा है ऐसा देश के सामने वो प्रस्तुत करती। 2014 से जैसे कि आज़ादी के बाद से लेके 2019 तक के समय में इन बड़े कालखंड में दूसरा कुछ पहली बार हुआ ही नहीं है। मोदी सरकार जो कर रही है वो पहली बार हो रहा है। एक तरह से पुरानी चीज़ों को नए कलेवर में प्रस्तुत करके उसको पहले बार होने का तमगा दिया जा रहा था। देसी स्टाइल में कहूँ, बोतल नई है, दारू पुरानी है। हाँ, बिल्कुल वही बात है। इसके बारे में आप बहुत सारी योजनाओं को, नीति आयोग को ही ले ले, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल गया लेकिन स्ट्रक्चर नाम बदला, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुआ आज देश जानना चाहता है, उसके पास नहीं है। एक और बात है कि पुरानी जो योजनाएं पिछली सरकारों की थी उसका भी नामकरण बदला गया। एक तरह से कहिए कि आपने देखा होगा गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में बहुत बड़ी लंबी स्पीच दी थी कि ये गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर है। हाँ, नेम चेंजर है। हालांकि एक बात और भी है कि पुरानी सरकारों की अगर कोई अच्छी योजना है तो उसे नई सरकार अगर बढ़ाती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बस कलेवर बदलने की बात हो रही है। इतिहास बताया जा रहा है पहली बार 70 साल में, पहली बार 70 साल में। अब हमारा, जैसे आपने एक सवाल ये चुनाव आयोग को लेकर पूछा, निसंदेह चुनाव आयोग भी पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग के क्रियाकलाप भी ऐसा पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना चुनाव आयोग का कि माई बाप कि हम 6 दिन लगेंगे, जो 50% अगर काउंटिंग करेंगे वीवीपैट की, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या पहली बार ही तो दिख रहा है भाई, तो कैसा चुनाव आयोग है? बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग के लिए वह एक स्वायत्त संस्था है, और जब चुनाव का आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद से सारी शक्तियां एक तरह से कही जाए तो चुनाव आयोग के पास केंद्रीकृत हो जाती है। और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और उस पर पूरे देश को भरोसा भी है। मतलब जवाब दे उसे लोगों के प्रति होनी चाहिए कि सरकार के प्रति होना चाहिए, लेकिन या राजनीतिक पार्टी के प्रति होना चाहिए? एक मिनट मैं आपको यही ये करता हूँ कि ये पहली बार ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग के इस फैसले से कि यह पूरी तरह से सरकार के पक्ष में है। पहली बार ऐसा लग, तो पहली बार मैं 51 से लेके 51-52 के चुनाव से लेके अगर आज तक के चुनाव को देखें तो चुनाव आयोग का ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि वह खुलेआम किसी सरकार को की पक्षधरता करते हुए दिखे।
सोशल मीडिया पर एक आजकल मैसेज वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप वगैरह पे कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन समर्थन बाहर से रहेगा। खैर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अपनी कहानी है, लेकिन एक बात देखिए कि जब यहाँ 6 दिन चुनाव के रिजल्ट को घोषित करने का समय को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि हम इतना दिन नहीं कर सकते, जबकि आप वही 51-52 के चुनाव के दौरान की बात, अगर चुनाव के पहले की बात करें, जब 1950 में पहली बार चुनाव आयोग गठित हुआ और उसके पहले जो पहला चुनाव हो रहा था, उसके चुनाव बाद आयुक्त जो सुकुमार सेन थे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनसे कहा कि क्या 1951 के बसंत तक क्या हम चुनाव नहीं निपटा सकते। सुकुमार सेन का उस समय उत्तर था कि बिल्कुल नहीं कर सकते। और अंततः देखा भी गया कि 1952 के बसंत तक जाके ये चुनाव कंप्लीट हुआ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें आज़ादी के बाद से आज तक, तो हमें चुनाव आयोग ऐसा करते हुए पहली बार दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहली बार इसलिए दिखाई दे रहा हो कि पहली बार इतना बोलने वाला प्रधानमंत्री देश को मिला? इससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह पता नहीं कभी बोल ही नहीं पाए। तो पहली बार वाले प्रधानमंत्री के दौर में अगर चुनाव आयोग कुछ पहली बार कर रहा है तो उस पर ऐतराज तो होना नहीं चाहिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, पहली बार इस चुनाव में 40 करोड़ युवा भाग ले रहे हैं। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है कि इस चुनाव में 2019 में 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के 40 करोड़ युवा मतदान करने जा रहे हैं। यह संख्या इसलिए मायने रखती है क्योंकि 1989 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय भारत के कुल वोटरों की संख्या ही 40 करोड़ के लगभग थी, 1989 में। जी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं। अब दूसरी बात है कि क्यों युवा वोट जो है वो क्यों मायने रखता है। पहली बात नहीं, आप 48 की बात तो नहीं कर रहे? 48 की बात नहीं कर रहे? नहीं, 1989 की बात नहीं, 48 में देश की आबादी थी, वोटर नहीं थे। हम वोटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, वोटर मतलब इतना था टोटल। जी हाँ, और यहाँ युवा इतना हो गया। यहाँ युवा वोटर 40 थोड़ा क्लियर हो गया ना, करोड़। दूसरी नंबर बात कि जब युवा शक्ति अगर सही मायने में जागरूक होकर खड़ी हुई है तो देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। इसका आप 1977 में जेपी के साथ युवाओं का जब आया तब भी सत्ता बदली इंदिरा की, मंडल कमंडल के दौर में भी हमने देखा। उसके बाद हाल ही में अभी अन्ना आंदोलन के समय भी देखा जिसने यूपीए 2 की सरकार ले गई। तो क्या यह 40 करोड़ मतदाता क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो कहीं साबित नहीं होंगे? क्यों कि यह वही 40 करोड़ मतदाता हैं जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा है। यह वही 40 करोड़ मतदाता हैं जो अपने कैरियर के लिए, शिक्षा के लिए संघर्ष, अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन्हें बस सिवाय सपने दिखाने के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा। आज सरकार कहती है कि मुद्रा योजना से हमने इतने लोगों का कल्याण किया। आप देखिए कि मुद्रा योजना के 3 सेगमेंट हैं, शिशु, किशोर और तरुण। किस योजना के तहत जो आंकड़े दिखाती है वो दिया गया। तो अगर हम देखें शिशु में 50,000 रुपये तक का है। 50,000 में क्या होता है, एक चाय के ठिये भी नहीं लगाए जा सकते। तो ये जो युवा है, क्या मोदी जी वही पकौड़े तलने वाली बात को उनके सपने दिखा रहे हैं? भाई रेडी लगा लो, 50,000 में पकौड़ा तल लो। आगे चलते हैं। पहली बार 2019 के चुनाव में क्या हो रहा है? तो पहली बार 2019 के चुनाव में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि गरीब और किसान, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों उसकी बात करती हुई दिखाई दे रही है और उसको बहुत सारे लोक लुभावन। देखिए, पहली बार इसलिए गरीबी और किसानों का मुद्दा इस देश में पहली बार नहीं उठा है, लेकिन पहली बार ये जरूर हुआ है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में गरीबी हटाने के लिए और किसानों के कल्याण के लिए तरह की योजनाएं लेकर आई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, चरणों के चुनाव होते गए, ये मुद्दे हाशिए पर होते चले गए। किसानों को, गरीबों को किसान और गरीब नहीं रहने दिया गया, उसे हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया, उसे ब्राह्मण, ओबीसी, दलित में बांट दिया गया। और
ये पूरे के पूरे मुद्दे जो हैं वह आज चुनाव से गायब हो गए हैं। कहीं किसान का कोई बात नहीं है, कहीं गरीबों की कोई दिखावे की हो रही है सिर्फ मैनिफेस्टो में। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात देखिए कि मैं आज की ही बात नहीं कर रहा, पहले चुनाव, देश के पहले चुनाव से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ कि जितनी मतलब हमेशा बातें की गई हैं लेकिन इनका उद्धार नहीं किया गया। मैं अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ। पहली बार, आप तो पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, BBC बहुत सारी जगह काम कर चुके हैं, अपना भी ये वेबसाइट चला रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पे खूब चलाया आपने, तो इसमें सेना का इतना इस्तेमाल और वो भी राजनीतिक इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है? नहीं, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल तो पहली बार हो रहा है। सेना के नाम पर चुनाव में वोट बटोरने की पहली बार ही है। ऐसा नहीं कि सेना ने पहली बार अपना पराक्रम दिखाया है। और इसके बहुत सारे उदाहरण है, एक नहीं कई उदाहरण है। लेकिन चुनाव में मुद्दे कभी भी सेना को और सेना के शौर्य को के मुद्दों को लेकर वोट मांगने नहीं गया। और सेना ठीक है, सेना है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन इसका श्रेय कोई सरकार नहीं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी ने आपने कहीं पढ़ा हो, लिखा हो, देखा हो, सुना हो? क्योंकि हम तो जो सुनते हैं, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, विनोद दुआ, उन्होंने किन्नी चौधरी साहब का जिक्र किया जो मेजर जनरल रहे, उन्होंने कहा कि इंदिरा ने कभी भी उसको कैश करने की कोशिश नहीं की। नहीं, इंदिरा जी, ये लोग जिस तरीके से कैशर कर रहे हैं, और देखिए छिटपुट, वो तो एक बड़े, इंदिरा जी के समय में तो ये बड़ा मामला था। कितना बड़ा मामला था? आपने एक पूरे देश को ही खंडित कर दिया था। जी जी। वो तो बड़ा मामला था, लेकिन फिर भी उन्होंने कैश नहीं किया। उन्होंने कैश नहीं किया। लेकिन उसके बाद की सरकारों ने या उसके पहले भी पाकिस्तान के अभ्युदय से लेके आज तक पाकिस्तान के साथ आपका एक अस्थायी संघर्ष की स्थिति रही है और सैनिक कार्रवाइयां होती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन किसी भी सरकार ने सेना के शौर्य को लेकर चुनाव के मैदान में नहीं आई। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं की। बिल्कुल नहीं। कारगिल होने के बाद उन्होंने भी सेना का इतना चुनावी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। और यहाँ एक गौर करने वाली बात ये भी है कि बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी बनी थी, लेकिन जो कटुता, जो भय, जो डर का माहौल इस सरकार में बनाया गया है, ऐसा यह भी सही में पहली बार है। अटल जी के समय में ऐसा नहीं था। चलिए मैं आता हूँ, आप आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम शब्दों में ज़्यादा बात लोगों तक जाए। आपने बहुत सारा लंबा अनुभव रखते हैं पत्रकारिता का, आपने बहुत सारे चुनाव देखा। भाषा का जो स्तर गिर रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री के लेवल से जो गिर रहा है, वो आपने पहली बार देख रहे हैं या पहले देखा है? नहीं, भाषा राजनीति में जैसे जैसे एक तरह से आप देखें तो 1991 के बाद से जो चुनाव हुए, उस समय तक तो थोड़ी बहुत भाषा का स्तर बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद से भाषा के स्तर में लगातार गिरावट चलती रही। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो ज्यादा बढ़ी। 2019 में आप यहाँ इससे बेहतरी की उम्मीद कर भी नहीं सकते। क्यों कि जो प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री की छवि ऐसी गढ़ी गई कि वह तारणहार है, और वह किस चीज का तारणहार है कि इसके पहले जो छवि गढ़ी गई वैसा ही माहौल सृजित किया गया कि आप एक माहौल बनाया गया पूरे भय और डर का कि यही एक मसीहा है, यही आपको निकाल सकता है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि 2014 की तरह एक्टिंग करते हुए नरेंद्र मोदी 2019 में वही मंचों पे दिखाई दे रहे हैं? ऐसा रिपीट होते हुए नहीं दिखाई, वो अपने आप को रिपीट कर रहे हो? अभिनेता अपनी अदाकारी तो जरूर रिपीट कर रहा है, लेकिन दर्शक बोर हो चुका है। आगे मैं चलता हूं। पहली बार हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल पा रहा है, RSS का नहीं चल पा रहा है। मान रहे हैं आप इस बात को? लग रहा है कहीं हिंदुत्व का कार्ड चल रहा है? बिल्कुल। इसके हालांकि कोशिशें पूरी की जा रही है। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण ये कोई नई बात नहीं है, खासकर भाजपा के लिए या भारतीय राजनीति के लिए कहिए, ये होता रहा है। लेकिन आप इतिहास भी उठा के देख लें तो यह देश कभी भी धार्मिक आधार पर बंटकर किसी दल को बढ़िया से उसे समर्थन नहीं दिया है। आप 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद फिर 96 में जो चुनाव हुआ,
उतने उग्र हिंदुत्व का कार्ड खेला गया। इसके बावजूद बीजेपी को जनता ने 161 सीटें दी। और 1993 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ यूपी में, उसमें भी बीजेपी सिमट गई, बढ़ी नहीं। बढ़ी प्रमाण नहीं, है इस बात का। सिमट गई। तो इस तरह देखा जाए तो लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ, उस टाइम बीजेपी के पास उतना स्ट्रक्चर नहीं था, पैसा नहीं था, लोग नहीं थे, मिस कॉल मार मार के 10-12 करोड़ कार्यकर्ता नहीं थे। आज क्या हम उस बीजेपी को आज से कंपेयर कर सकते हैं? आज तो इनके पास नफरत फैलाने के औजार ज्यादा हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। हाँ, जिस अनुपात में इनके पास संसाधन बढ़े हैं, हाँ। उसी अनुपात में मतदाता भी अवेयर हुआ। तो क्या वाकई में हिंदुत्व नहीं चल पा रहा? क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो नतीजे हैं वो तो यही बताते हैं। देखिए, हिंदुत्व का कार्ड अब इस चुनाव में उसको पहली बार साफ साफ देखा जा रहा है कि यह कार्ड नहीं चल रहा है और अब आगे इस कार्ड की गुंजाइश नहीं बनती है। फिर भी कोशिशें जारी हैं, प्रज्ञा साध्वी को लाना, कोशिशें देखिए, साक्षी महाराज को टिकट देना, अगर किसी उनके विरोध के बावजूद भी दल ने अपनी पहचान, उसकी आइडेंटिटी ही यही हो, तो वो अपनी एकदम कैसे छोड़ देगा उसको? नहीं छोड़ सकता। राम मंदिर निर्माण को लेकर जो 2014 में वादे किए गए, घोषणा पत्र किया गया, वह जब 5 वर्षों में नहीं हुआ तो हिंदू समुदाय भी ये सोचता है कि अगले 5 सालों में भी ये करेंगे, इसका क्या भरोसा। और जबकि यहाँ तो 282 थे, आगे तो घटेंगे ही, बढ़ेंगे तो है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि पहली बार क्या क्या हुआ। तो पहली बार बहुत कुछ होने जा रहा है, हिंदुत्व का कार्ड भी नहीं चल रहा है, धर्म संसद फ्लॉप हो जाती है इलाहाबाद के अंदर, ऐलान कर दिया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा कि अभी हम फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के मामले को लेकर। तो पहली बार बहुत कुछ घट रहा है और ये सरकार हमेशा पहली बार पे ज़्यादा करती है। तो हमें लगा कि पहली बार पे बात होनी चाहिए। अब की बार फिर मोदी सरकार क्या पहली बार के सहारे आ पाएगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। 23 मई को बात करेंगे। फिलहाल छोटी सी कोशिश थी, कैसी लगी आपको कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।